Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is structure of earth. So in the last class we discussed about the structure of earth, how the moon is formed. ये सब हमने डिस्कस कर लिया था कि अर्थ की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्म हुई थी, मून कैसे बना था और जो डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा मैंने आपको पॉइंट बताया था इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस एंड एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था वो भी मैंने आपको समझाया था। इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो हमें बाहर से विजिबल नहीं होते, जिनका जो ओरिजिन होता है वो अर्थ के अंदर होता है लेकिन उनका इम्पैक्ट हमें बाहर से विजिबल होता है। ऐसे फोर्सेस को हम इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस कहते हैं और इसमें अर्थक्वेक, सुनामी ये सब आते हैं। लेकिन एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस कौन से होते हैं, जिनका इफ़ेक्ट हमें बाहर से दिखता है और जिनका ओरिजिन भी हमें बाहर से दिखता है, दोनों ही चीज़ हमें बाहर से विजिबल होती है। ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस कहते हैं। और इसमें क्या आ रहा था, सॉइल फॉर्मेशन, ओके। और जो सॉइल इरोजन हो रहा था वो भी किसकी वजह से हो रहा था, इन फोर्सेस की वजह से हो रहा था। तो ये सारे क्या हैं, इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस और एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस। तो हमें डिटेल में इनको स्टडी करना है कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं, सुनामी कैसे आती है। यहाँ इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस में आपको 2 इफेक्ट्स पढ़ने हैं, अर्थक्वेक एंड सुनामी, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्सेस में आपको सॉइल फॉर्मेशन के बारे में देखना है, वेदरिंग देखना है, तो ये सब आपको यहाँ पर कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस से। इससे पहले आपको एनर्जी सिस्टम ऑफ अर्थ समझना होगा कि अब आपको पता है आपके अर्थ पर 70% तो वाटर है और 30% क्या है, लैंड है। लेकिन जब अर्थ बन रही थी तो क्या तब भी यही परसेंटेज थी? क्या तब भी जो 70% वाटर है वो प्रेजेंट था और 30% लैंड प्रेजेंट थी? क्या पहले भी ऐसा ही था? अब का तो हमें पता है, अब तो ये स्ट्रक्चर है हमारे अर्थ की कि उसमें 70% अर्थ, 70% वाटर है और 30% क्या है, लैंड है, ठीक है। तो अब हमें ये समझना है कि क्या पहले भी यही था। सो आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिकी हुई है, ठीक है। जो क्रस्ट है, उन्होंने ये बोला था कि जो हमारी क्रस्ट है वो कंटिन्यूस नहीं होके कैसी है, टुकड़ों में बटी हुई है। किन्होंने बोला था ये? अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर ने बोला था कि जो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है वो कंटिन्यूस नहीं होके कैसी है, डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस यानी टुकड़ों में है, और टुकड़ों में किसकी फॉर्म में है, प्लेट्स की फॉर्म में है। उन प्लेट्स को हमने क्या नाम दे दिया, टेक्टोनिक प्लेट्स नेम दे दिया। सो हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की फॉर्म में है और हमारी जो अर्थ है वो उस टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिकी हुई है। ये बात उन्होंने बोली थी, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि जब स्टार्टिंग में अर्थ बन रही थी तो उस टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा थी। मैंने ये बात आपको समझाई थी कैसे ज़्यादा थी। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे क्या होता है, मेंटल होता है। तो मेंटल के ऊपर वो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या कर रही थी, फ्लोट कर रही थी, ठीक है। उस टाइम पर जो अर्थ थी वो बहुत ज़्यादा कैसी थी, गर्म थी, हॉट थी। हॉट होने की वजह से वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी उसकी मूवमेंट फास्ट थी, और जब उसकी मूवमेंट फास्ट होगी तो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो ब्रेक होते गए। यानी कि जो हमारे अब जो कॉन्टिनेंट्स है, अब जो सिचुएशन है हमारे अर्थ की, तो उस टाइम पर क्या था, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से कलेक्टेड थे, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्ट थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट बढ़ती गई ना, वैसे ही क्या हुआ, ये जो कॉन्टिनेंट्स थे ये ब्रेक होते गए, ब्रेक होते गए। पहले 2-3 कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक हुए, फिर बाद में और कॉन्टिनेंट्स ब्रेक हुए। इस तरह से हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो ब्रेक होते गए। और अब जो प्रेजेंट की स्ट्रक्चर है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। सो उन्होंने बोला था अल्फ्रेड वैगनर ने कि जब हमारी अर्थ बन रही थी उस टाइम पर हमारे सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे, इकट्ठे थे, और उसको उन्होंने क्या बोला था, पैंजिया बोला था, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट थे हमारे वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और उसको उन्होंने पैंजिया नेम भी दे दिया था। उसी तरह से जो ओशन थे वो भी ब्रेक नहीं थे, वो भी इकट्ठे थे, तो ओशन को उन्होंने क्या नाम दिया, पैंथेलेसा,
ठीक है। उसके बाद जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई, मूवमेंट के कारण ये कॉन्टिनेंट्स ब्रेक होते गए और प्रेजेंट की सिचुएशन अब आपको पता है। ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अर्थ की जो सरफेस है वो 70% वाटर और 30% लैंड है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले तो सारे जो कॉन्टिनेंट थे वो पैंजिया की फॉर्म में थे और ओशन जो थे वो पैंथालेसा की फॉर्म में थे। जैसे जैसे इसकी मूवमेंट बढ़ती गई तो वैसे वैसे कॉन्टिनेंट ब्रेक होते गए, अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होती गई, अर्थ की सरफेस की स्ट्रक्चर चेंज होती गई, ठीक है। किसके कारण? टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण। अब जो सिचुएशन है, तो अब जो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट है वो कम है, इतनी नहीं है, इस वजह से हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है अभी और ज़्यादा ब्रेक नहीं हो रहे। अगर कभी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी तो हो सकता है और कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है। सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अर्थ की सरफेस जो है 70% वाटर 30% लैंड, बोथ लाई ऑन टेक्टोनिक प्लेट। चाहे वो वाटर की बात करें हम, चाहे वो लैंड की बात करें, चाहे हम ओशन की बात करें, चाहे हम सी की बात करें, चाहे हम लैंड की बात करें, तो सभी किसके ऊपर लाई कर रहे हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। टेक्टोनिक और मोल्डिंग फोर्सेस वर्क कंटिन्यूसली टू चेंज द सरफेस। अब हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर क्या वर्क कर रहे हैं? टेक्टोनिक और मोल्डिंग फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, और इन फोर्सेस की वजह से ही हमारी अर्थ की जो सरफेस है वो चेंज हो रही है। सरफेस चेंज हुई ना, देखो पहले पैंजिया की फॉर्म में थी, अब कैसी है? अब ब्रेक हो चुके हैं वो सारे कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। सो ये फोर्सेस कौन से हो सकता है? इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस और एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस। इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस में अर्थक्वेक, सुनामी, ये वगैरह ये सब आते हैं, तो ये भी क्या कर सकते हैं? हमारी अर्थ की सरफेस को चेंज कर सकते हैं। एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस भी आते हैं। तो ये जो सारा जो है यहाँ पर सिस्टम, वो किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। आउटर सरफेस डिवाइडेड इनटू प्लेट्स। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो अर्थ की सरफेस है जिसको हम क्रस्ट कह रहे हैं, अब ये क्रस्ट किसकी फॉर्म में है? प्लेट्स की फॉर्म में है। दे आर कंटिन्यूसली मूव्ड 1 to 2 इंच पर ईयर। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती रहती है। स्टार्टिंग में तो इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, इसलिए तो कॉन्टिनेंट्स पे ब्रेक हो गए, ओशंस ब्रेक हो गए। दे आर कंटिन्यूसली मूव्ड 1 to 2 इंच पर ईयर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ये हमारी अर्थ की आउटर सरफेस है। आउटर सरफेस को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट कंटिन्यूस नहीं होके कैसी है? प्लेट्स की फॉर्म में है, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। स्टार्टिंग में इन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट बहुत फास्ट थी, जिसकी वजह से हमारे कॉन्टिनेंट्स जो थे वो ब्रेक हो गए, लेकिन अब धीरे है। और कितनी धीरे है? इतनी धीरे है कि वो मूव तो कर रहे हैं, लेकिन कितना मूव करते हैं वो? 1 to 2 इंच पर ईयर। एक साल में वो सिर्फ 1 to 2 इंच ही मूव कर पाते हैं, इतनी देर है इन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट। लेकिन इसका इफेक्ट हमें अभी नहीं दिख रहा। 1 to 2 इंच पर ईयर हो रही है तो अर्थ की सरफेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, कुछ हमें इम्पैक्ट नहीं दिखता, लेकिन हो सकता है मिलियन ऑफ ईयर्स बाद जो अर्थ की सरफेस है उस पर इम्पैक्ट पड़े या हमें इम्पैक्ट देखने को मिले। लेकिन फिलहाल अभी इसका कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो मूव कर रही है, कितना मूव कर रही है? 1 to 2 इंच पर ईयर, लेकिन मिलियन ऑफ ईयर्स बाद हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप ये आपको एनर्जी सिस्टम ऑफ अर्थ समझ में आ गया होगा। सो हम बात करते हैं हमारे इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस की। इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस क्या होते हैं? टेक्टोनिक और मोल्डिंग फोर्सेस विच वर्क बाय स्टेइंग इनसाइड द अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर ही वो काम कर रहे हैं, हमें विजिबल नहीं हो रहे हैं, लेकिन बाहर से हमें उनका इम्पैक्ट दिख रहा है। एंड कैन नॉट सी फ्रॉम आउटसाइड, हम उसको बाहर से नहीं देख सकते, बट हमें इम्पैक्ट दिख रहा है। जैसे अर्थक्वेक आता है तो हमें उसका इम्पैक्ट दिखता है, सुनामी आती है तो हमें उसका इफेक्ट दिखता है, ठीक है, इस तरह से। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ है? ये जो इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस है, इनका ओरिजिन कैसे हुआ है? तो ये हमें समझना है। फॉर्मेशन ऑफ माग्मा फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ आउटर मेंटन एंड रॉक ऑफ क्रस्ट। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मैंने, माग्मा, इसको आप अभी आगे अच्छे से समझोगे। तो ये माग्मा क्या होता है? माग्मा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो मूव करती है, या तो एक दूसरे के पास में आएंगी या वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, इस तरह से। या तो वो दूर जाएंगी या पास में आएंगी, या फिर क्या करेंगी वो, या फिर वो इस तरह से मूवमेंट को करेगी, जिसे अर्थक्वेक आता है। ये मैंने आपको बताया था।
लेकिन यहाँ पर मैग्मा की बात करिए तो जब जो टेक्टोनिक प्लेट है वो जब इस तरह से मूव करेंगी, इस तरह से मूव करेंगी तो क्या होगा, या तो वो इस तरह से पास में आए और पास में आने के बाद वो थोड़ा ऊपर की तरफ निकल जाए जिससे कि माउंटेन बनता है, या फिर वो क्या करे इन दोनों के पास आके मतलब टच होके रह जाए, और जब टच होके रह जाएगी तो अर्थ की सरफेस पे क्या आएगी, वेव जनरेट होगी, अर्थक्वेक आ सकता है जब वो इस तरह से टकराकर वापस पीछे जा रही है। इस तरह से भी अर्थक्वेक आ सकता है और इस तरह से भी अर्थक्वेक आ सकता है, दोनों तरह से अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं अगर ये पास में आ रही है, इस तरह से आ रही है तो अर्थक्वेक, अगर ये इस तरह से पास में आके इस तरह से ऊपर की तरफ फॉर्म हो रही है तो क्या हो सकता है, माउंटेन बन सकता है। लेकिन अगर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के पास में आ रही है जिसमें से एक टेक्टोनिक प्लेट नीचे चली गई तो ये क्या है, ये अभी ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये नीचे मेंटल की तरफ चली गई, और मेंटल कैसा है हमारा, हॉट है, और मेंटल के हॉट होने के कारण ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये जो नीचे गई है वो मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के कारण नीचे एक हॉट चैम्बर बन जाएगा, सबसे ज़्यादा हॉट चैम्बर बन जाएगा जिसको हम मैग्मा कहते हैं। और ये मैग्मा जो वोल्केनोज वगैरह आते हैं तो वहाँ से बाहर आएगा, तो ये वोल्केनो में हम समझेंगे, लेकिन अभी आपको मैग्मा का मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि जब टेक्टोनिक प्लेट इस तरह से मूव करेंगी तो एक टेक्टोनिक प्लेट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी और मेंटल की हीट के कारण ये मेल्ट होने लग जाएंगी, ये मेल्ट होगी, और मेल्ट होने के कारण वहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मैग्मा का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ आउटर मेंटल एंड रॉक ऑफ क्रस्ट की रॉक के कारण, कोई अब जैसे ये ऊपर जाएगा तो रॉक ही तो बना रहा है, अब ये नीचे चला गया तो रॉक क्रस्ट की तो आई है, ये क्रस्ट की रॉक की तो आई है ये, तो इसलिए यहाँ पर रॉक ऑफ क्रस्ट लिखा है। ठीक है, फिर है कन्वेंशन करंट इन मैग्मा। कन्वेंशन करंट क्या होता है इसको अभी हम समझेंगे। ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट्स मूव्स देयर बाउंड्री इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये देखो इस तरह से बाउंड्री एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो रहा है, इस वजह से भी क्या हो रहे हैं, फोर्सेस लग रहे हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस लग रहे हैं, मोल्डिंग फोर्सेस लग रहे हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ रहा है। या फिर इस तरह से मूव कर रही है वो तो भी क्या होंगे, मोल्डिंग फोर्स लग रहा है, अर्थक्वेक आएगा। या फिर वो एक दूसरे से दूर जा रही है तब भी क्या होगा, ये भी मोल्डिंग फोर्स लग रहा है। तो ये बोले ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी बाउंड्रीज इंटरेक्ट करती है, और बाउंड्रीज के इंटरेक्ट करने की वजह से फोर्स जनरेट होता है, और वो फोर्स क्या कर सकता है, वोल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब लेकर आ सकता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक टर्म लिखी थी कन्वेंशन करंट। कन्वेंशन करंट क्या होता है, जैसे आपने सुना है जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वाटर हीट कैसे होता है। एक बार इस चीज़ को ध्यान से समझना कि जैसे ये कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर फिल है, इसको मैं बॉईल कर रही हूँ, ठीक है। अब बॉईल करने के बाद ये जो वाटर है ये सबसे पहले तो नीचे से गर्म होगा, नीचे से गर्म होगा तो कोई भी चीज़ जब गर्म होती है, हॉट होती है, तो वेट में हल्की हो जाती है, और वेट में हल्की होने के बाद वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, यानी कि वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगी। जब कोई चीज़ वेट में कैसी होती है, लाइट वेट होती है, और लाइट वेट कब होगी, जब वो गर्म होगी। एज कंपेरिजन टू कोई चीज़ अगर ठंडी है तो उसके हॉट जो चीज़ है वो ज़्यादा लाइट होती है। तो ये जो हॉट वाटर है ये लाइट वेट हो जाएगा, इसके नीचे के जो पार्टिकल है नीचे वाले सारे यहाँ का जो वाटर है वो हॉट हो जाएगा, और वाटर हॉट होने के बाद ऊपर की तरफ मूव करेगा। और ऊपर कैसा वाटर है, अभी ठंडा पानी पड़ा है, तो ऊपर का जो ठंडा वाटर है वो नीचे आ जाएगा। फिर नीचे आने के बाद अब ये ठंडा पानी फिर से हॉट हो जाएगा, ठीक है। अब ये हॉट होने के बाद ऊपर चला जाएगा। अब जो रह गए, सपोज करो ऊपर और भी रह गया ठंडा पानी, तो ये नीचे आएगा। फिर इस तरह से पूरा का पूरा वाटर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इस तरह से आपका ये जो वाटर है ये गर्म होता है। अगर कभी देखा होगा आपने तो नीचे की तरफ से बॉईल होना स्टार्ट होता है, नीचे की तरफ से बबल उठने लगते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके ऊपर आते हैं, फिर ऊपर का नीचे जाता है, फिर नीचे जाके वो गर्म होते हैं, फिर से वो ऊपर उठने लगते हैं, फिर ऊपर का जो ठंडा पानी होता है फिर वो नीचे आ जाता है। तो इस तरह से मूवमेंट चलती रहती है, कभी ऊपर और फिर जो ठंडा है वो नीचे आ जाता है, गर्म है वो ऊपर चला जाता है, जो ठंडा है वो नीचे आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसको हम कन्वेंशन बोलते हैं, और इसकी मूवमेंट से जो जनरेट होता है इसको हम कन्वेंशन करंट बोलते हैं। ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर मैंने ये क्रस्ट बना रखी है, ठीक है। क्रस्ट के नीचे वाला पार्ट क्या है, मेंटल।
ये वाला जो पार्ट है ये मेंटल है और ये वाला जो पार्ट है ये कोर का है। मेंटल वाले पार्ट में जो रेड कलर से बना रखा है ये इनर मेंटल है और ये वाला आउटर मेंटल है। और मैंने बताया था इनर मेंटल ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे ही ये जो क्रस्ट है, टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये इसके नीचे का ये वाला पार्ट कैसा है, गर्म है, तो ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा। ये देखो ये क्रस्ट है और ये क्या है, मेंटल वाला पार्ट है। अब इसके ऊपर का जो लिक्विड होगा, मेंटल के जो ऊपर वाला लिक्विड होगा, आउटर वाला, आउटर मेंटल में जो लिक्विड होगा वो इसके कांटेक्ट में आएगा। इनर मेंटल कैसा है, गर्म है। इनर मेंटल गर्म है एज कंपैरिजन टू आउटर मेंटल। सो जब आउटर मेंटल इनर मेंटल के कांटेक्ट में आएगा, या हम कह दें ये पूरा का पूरा मेंटल जब ये कोर के कांटेक्ट में आएगा, ये भी हम कह सकते हैं क्योंकि हॉट कोर तो इससे भी गर्म है, मेंटल से भी गर्म है। सो जब ये पूरा का पूरा मेंटल इस हॉट कोर के कांटेक्ट में आएगा तो ये नीचे वाला जो मेंटल है ये तो गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद ये वाला लिक्विड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और ऊपर का लिक्विड कैसा है, अभी ठंडा है, तो ठंडे वाला लिक्विड नीचे आएगा। ठीक है, और फिर नीचे आने के बाद ये फिर से हॉट होगा और ये ऊपर जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा और क्या जनरेट हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगा। और करंट जनरेट होने के बाद ये जो कन्वेंशन करंट है, इसके कारण ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनकी बाउंड्रीज मूव करती है। इनकी बाउंड्रीज किस तरह से मूव कर रही है, इसको ध्यान से देखना। जैसे कि कन्वेंशन करंट मैग्मा में क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, आपकी मेंटल है और ये आपकी क्रस्ट है जहां पर आप रह रहे हो। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ही तो आप खड़े हो। ठीक है, उसके बाद ये जो मेंटल है इसमें क्या होगा, यहाँ का जो लिक्विड है वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। उसी तरह से इसमें भी होगा, इसमें भी क्या होगा, अब ऊपर का जो पानी है वो नीचे आएगा। यहाँ क्या था, गर्म पानी ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये नीचे आया, फिर यहाँ से जो गर्म है वो नीचे आ रहा है और जो हॉट है वो ऊपर जा रहा है। तो ये वाली बाउंड्री इस तरह से बन गई। इस ये जो एरो है इसकी मूवमेंट देखना। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो हॉट पानी है अब वो ऊपर उठेगा और ये इधर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ आएगा। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पर बाउंड्रीज कितने टाइप की बन रही है, इन दो बाउंड्रीज को देखो। इन दो बाउंड्रीज में एक ये वाली बाउंड्रीज और एक ये वाली बाउंड्रीज, तो इसमें एरो किस तरह से लग रहे हैं, एक दूसरे के पास में आ रहे हैं इस तरह से। तो ये वाला जनरेट हो रहा है ना, ये देखो यहाँ पर ये जो दोनों बाउंड्रीज है ये एक दूसरे के पास में आ रही है। तो ये कौन से वाला सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन। इन दोनों बाउंड्रीज को देखो, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो दूर जा रही है तो ये वाली बाउंड्रीज। ठीक है, तीसरी बाउंड्रीज कैसी है, एक दूसरे से रब कर रही है, ये इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये बाउंड्रीज का फॉर्मेशन हुआ है। तो जो एक दूसरे के पास में आ रही है उसको हम कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं, जो एक दूसरे से दूर जा रही है उसको हम डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं, और जो इस तरह से रब हो रही है उसको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कहते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती है उसमें इस तरह से वेव्स जनरेट हो रही है। वेव जनरेट होंगी तो इसकी वजह से क्या आ सकता है, अर्थक्वेक भी आ सकता है, और अर्थ की क्रस्ट पे क्या आ सकती है, क्रैक्स भी आ सकती है, क्योंकि वेव जनरेट हो रही है। वेव जनरेट होंगी तो क्रैक्स भी तो पड़ सकती है। डाइवर्जेंट में एक दूसरे से दूर जा रही है, दूर जाएगी तो नीचे का जो मेंटल वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा, तो वोल्केनोज वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है थोड़ी सी क्रैक पड़ जाए, हमारी अर्थ की सरफेस पे क्रैक आ जाए। ट्रांसफॉर्म में इस तरह से रब हो रही है तो क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा और अर्थक्वेक आ सकता है। तो ये बात आपको समझ में आई। अब देखो इसके इफेक्ट क्या हैं। सबसे पहले हम इफेक्ट पढ़ते हैं, इंटरनल टेक्टोनिक माउल्टिंग फोर्स वर्क वर्टिकली। ऐसे फोर्सेस जो वर्टिकली बिहेव कर रहे हैं, तो वर्टिकली जो बिहेव कर रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, ये कन्वर्जेंट वाला आएगा, जो एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, माउंटेन्स बन सकते हैं। सम पार्ट ऑफ द सरफेस राइजेस, सरफेस का कुछ पार्ट राइज कर जाएगा, एंड सम पार्ट ऑफ द सरफेस सम मच। या तो हो सकता है वो एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो वो इस तरह से ऊपर की तरफ मूव कर जाए, या हो सकता है वो एक दूसरे के पास में आ रहे हैं और वो एक जो है वो नीचे की तरफ मूव कर जाए। ठीक है, एक के ऊपर एक आ जाए इस तरह से। तो जब एक के ऊपर एक आ जाएगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ माग्मा बन जाएगा, माग्मा बन जाएगा ना। और बीच में अगर कहीं पर क्रैक आ रखी है तो क्रैक से
क्रैक से क्या निकल जाएगा, वोल्केनो वगैरह बाहर आ जाएंगे। सो यहाँ पर क्या है, अगर राइज कर रहा है तो माउंटेन नीचे की तरफ जा रहा है और कुछ पार्ट जो है वो नीचे की तरफ सबमर्ज हो रहा है। कॉन्टिनेंट्स बन सकते हैं, आइलैंड्स बन सकते हैं, प्लेन्स बन सकते हैं, ओशंस बन सकते हैं, फॉर्म्ड किसकी वजह से, अगर ये बाउंड्रीज एक दूसरे के पास में आ रही है या पास में आ रही है तो क्या होगा, या फिर एक दूसरे से दूर जा रही है तो दूर जा रही है तो हो सकता है वहाँ पर क्या बन जाए, ओशंस वगैरह बन जाए, आइलैंड्स वगैरह, कॉन्टिनेंट्स वगैरह सब बन सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन इनसाइड द सी, सी के अंदर भी रॉक्स की फॉर्मेशन हो सकती है। अगर ये जो अर्थ क्रस्ट है एक दूसरे के पास में आ रही है तो क्या बन जाएगी, रॉक बन जाएगी, और वो सी के अंदर भी हो सकती है। और जब सी के अंदर हो रही है तो ये मूव करके अगर किसी कॉन्टिनेंट के पास में जा रही है तो वो जुड़ के एक पूरा कॉन्टिनेंट बना लेते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन इनसाइड द सी, इट राइजेज एंड मूव्स टुवर्ड द कॉन्टिनेंट्स। फिर है इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस वर्क हॉरिजॉन्टल, ऐसे फोर्सेस जो हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स वर्क हॉरिजॉन्टल। अब जो हॉरिजॉन्टल फोर्स मूव कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनमें वेव जनरेट हो सकती है, क्रैक फॉर्म हो सकता है, अर्थक्वेक और सुनामी आ सकती है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस में क्या है, जिसका इम्पैक्ट हमें बाहर से विजिबल हो रहा है लेकिन ओरिजिन हमें नहीं दिख रहा, और ये किसकी वजह से होता है, या तो मैग्मा फॉर्म हो रहा है इसकी वजह से होता है, या फिर कन्वेंशन करंट बन रहा है किसमें, मैग्मा में, इसकी वजह से भी हो सकता है, और ड्यू टू द प्लेट्स मूव, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं इसकी वजह से भी हो सकता है। और जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करेगी तो उनकी बाउंड्रीज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ठीक है, फिर इसके इफेक्ट क्या होंगे, रॉक्स बन सकती है, आइलैंड्स बन सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन इनसाइड द सी, एंड इट राइजेज एंड मूव टुवर्ड द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स की तरफ अगर ये मूव कर जाएगी तो क्या फॉर्म हो सकता है, एक नया कॉन्टिनेंट बन सकता है। इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस में वेव जनरेट हो सकती है, क्रैक फॉर्म हो सकती है और अर्थक्वेक और सुनामी आ सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव। सो नेक्स्ट इज वोल्केनो। अब वोल्केनो क्या है, वोल्केनो इज अ रप्चर इन द क्रस्ट due to the movement of tectonic plates, and from this rupture hot lava, ash and gases escape from magma chamber below surface। वोल्केनो कब आते हैं, जब कोई दो बाउंड्रीज या तो एक दूसरे से दूर जा रही है, तब क्या होगा, नीचे का जो माग्मा होगा पूरा वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और जिससे क्या आते हैं, वोल्केनोज आते हैं। ठीक है, या फिर क्या हो, इस तरह से जब वेव जनरेट होगी तो उसमें क्या आएंगे, क्रैक्स पड़ेंगे, और उन क्रैक में से ये जो वोल्केनो है वो बाहर आ सकता है। ठीक है, तो ये माग्मा कैसे बन रहा है इसको भी हमें समझना है। सो यहाँ पर हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखो, वोल्केनो इज अ रप्चर इन द क्रस्ट। क्रस्ट में जो रप्चर होता है उसको हम वोल्केनो कहते हैं। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, किसकी वजह से होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होता है, या तो वो इस तरह से मूव करे या फिर वो एक दूसरे से दूर जाए। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस रप्चर, और इस रप्चर से क्या आएगा, हॉट लावा बाहर आएगा, एशेज यानी कि राख बाहर आएगी, गैसेस बाहर आएगी, एस्केप फ्रॉम द मैग्मा चैम्बर बिलो सरफेस। ठीक है, फिर है ज्वालामुखी। अब देखो ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वाला यानी कि आग, मुखी यानी कि मुख, यानी कि जिस मुंह से आग बाहर आ रही है उसको हम ज्वालामुखी कहेंगे। फ्लेम्स कमिंग आउट ऑफ माउथ फॉर्म्ड ऑन सरफेस। फ्लेम्स बाहर आ रही है कहाँ से, माउथ से, फॉर्म्ड ऑन सरफेस, जो कि सरफेस पे एक माउथ बनाओ। माउथ किसको बोल रहा है यहाँ पर माउथ क्रैक्स को बोल रहे हैं। जो क्रैक्स आई हुई है वो क्या है, एक तरह से सरफेस का माउथ है, और उस माउथ से बाहर क्या आ रही है, फ्लेम्स बाहर आ रही है, जिसको हम ज्वालामुखी कहेंगे। फिर है वोल्केनो, नेम्ड आफ्टर वोल्केनिक आइलैंड। एक आइलैंड था जिसका नाम क्या था, वोल्केनिक। सो इस आइलैंड के अकॉर्डिंग रोमन्स, मतलब कि जो वोल्केनिक आइलैंड्स था, तो अकॉर्डिंग टू रोमन्स इट वाज कंसिडर्ड टू बी वे टू हेल। ये एक वोल्केनिक आइलैंड था जिसका मतलब क्या था, वे टू हेल। हेल का जो रास्ता है उसको वोल्केनिक आइलैंड नाम दिया गया था, तो रोमन्स ने इसका नाम क्या रख दिया, वोल्केनो नाम रख दिया। ठीक है, अब देखो ये मैग्मा बनता कैसे है। वोल्केनो इज रीच टू अर्थ वॉर्म व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड एंड वन प्लेट इज पुश्ड अंडर अनदर। देखो, या तो वो इस तरह से मूव करे तो क्या आएंगी, क्रैक्स आएंगी, या फिर वो इस तरह से मूव करें और एक प्लेट नीचे की तरफ चली जाए
तो क्या हो जाएगा, ये जो प्लेट नीचे की तरफ गई है वो किधर की तरफ गई है, मेंटल में गई है। और मेंटल कैसा होता है, हॉट होता है। और मेंटल के हॉट होने की वजह से ये जो प्लेट नीचे गई थी वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, जिससे वहाँ पर माग्मा बन जाएगा। अब कहीं पर अर्थ की क्रस्ट पर अगर क्रैक्स आ रखी हैं तो उस माउथ से क्या बाहर आ जाएगा, वोल्केनो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, वोल्केनो इज रीच टू द अर्थवॉर्म व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड एंड वन प्लेट इज पुश्ड अंडर अनदर। एक प्लेट एक जो प्लेट है वो दूसरी के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण क्या आते हैं, वोल्केनो आते हैं। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर इट मेल्ट, और हाई टेम्परेचर के कारण, अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, और उस हाई टेम्परेचर के कारण इट मेल्ट्स एंड कन्वर्टेड इनटू द माग्मा चैम्बर। वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माग्मा चैम्बर में। ड्यू टू द गैसेस फॉर्म्ड हीट रिलीज फ्रॉम द माग्मा। अब देखो जब माग्मा बाहर आ रहा है ना, तो लावा के साथ साथ और क्या बाहर आती है, गैसेस भी बाहर आती है। क्या बाहर आती है, गैसेस भी बाहर आती है। सो ड्यू टू द गैसेस फॉर्म्ड हीट रिलीज फ्रॉम द माग्मा इट राइजेस एंड इरप्ट्स फ्रॉम क्रैक ऑन क्रस्ट। ये माग्मा जो है ये बाहर आएगा कहाँ से, क्रैक में से, जो भी क्रस्ट पर आया हुआ है। दिस लिक्विड कम्स आउट इज नोन एज लावा। और जो माउथ से बाहर आ रहा है, जो क्रैक से बाहर आ रहा है, लिक्विड जो बाहर आ रहा है उसको हम लावा कहेंगे। और जो गैसेस बाहर आ रही है वो भी बहुत ज़्यादा हॉट होती है, और ये गैसेस जहाँ जहाँ तक मूव करेंगी, सपोज करो ये गैसेस है तो ये बहुत आगे तक मूव कर रही है, तो जहाँ जहाँ तक ये मूव करेगी वहाँ तक ये डैमेज पहुँचा सकती है, इतनी गर्म होती है ये गैसेस, ठीक है, और पॉइजनस भी होती है। फिर नेक्स्ट आता है टाइप्स। 2 टाइप्स के वोल्केनोज होते हैं, एक्टिव वोल्केनोज एंड इनएक्टिव वोल्केनोज। एक्टिव वोल्केनो में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इनएक्टिव वोल्केनोज में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, ठीक है। फिर आता है रीजन, प्रेजेंट, मतलब ये कहाँ पर हो सकते हैं वोल्केनोज। सो प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में ये वोल्केनो एरप्ट हो सकता है, लेकिन मोस्टली कहाँ पर होता है, जनरली प्रेजेंट अलोंग चेन ऑफ माउंटेन, जहाँ पर माउंटेन्स की चेन है वहाँ पर ज़्यादा होता है ये, ठीक है। जनरली प्रेजेंट अलोंग द चेन ऑफ माउंटेन्स, कोस्टल रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन, जो पैसिफिक ओशन का जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादातर वोल्केनोज वगैरह इरप्ट होते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। अब इस वोल्केनो के इरप्ट होने के डिसएडवांटेजेस क्या है, लॉस ऑफ लाइफ, बहुत ज़्यादा लाइफ को लॉस होता है। जैसे मैंने बताया ये गैसेज है, ये जहाँ जहाँ तक मूव करेगी वहाँ तक बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, लाइफ लॉस होगी। कोई एनिमल अगर वहाँ पर है तो एनिमल का भी लॉस हो सकता है, ह्यूमन बींग्स का भी लॉस हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, बहुत ज़्यादा हीट भी निकलती है इससे, पॉल्यूशन भी बढ़ता है, क्योंकि जो गैसेस है ये कैसी है, पॉइजनस गैसेस है, जिससे पॉल्यूशन भी बढ़ जाएगा। एडवांटेजेस क्या है, ये वोल्केनो निकलता है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी है। सो फर्स्ट एडवांटेज है यूजफुल केमिकल कम्स आउट अलोंग द लावा। जब लावा बाहर आता है ना, तो इसके साथ साथ कोई यूजफुल केमिकल्स भी बाहर आता है। वो यूजफुल केमिकल्स क्या है, मिनरल्स, सल्फर, बोरिक एसिड, ये सारे इस लावा के साथ साथ बाहर आते हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग आर फॉर्म्ड। देखो जब लावा बाहर आता है ना, तो इसके पास जो वाटर प्रेजेंट होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है या इतना गर्म होता है जिसमें हम नहा सकते हैं, हम बाथिंग कर सकते हैं। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो उसमें अगर हम बाथिंग करेंगे या हाथ भी लगाएंगे ना, तो हमारा हैंड बर्न हो सकता है। और जो हमारे लिए बाथिंग करने के लायक होता है, तो उस वाटर को हम क्या कहेंगे, हॉट वाटर स्प्रिंग। तो ये भी लावा की वजह से ही आता है, ठीक है। कूल लावा फॉर्म द फर्टाइल क्रस्ट। अब देखो, अब जब लावा बाहर आ गया और जब ये ठंडा होगा ना, तो ये क्या करेगा, वहाँ की जो सॉइल है या वो वहाँ का जो क्रस्ट है उसको क्या कर देगा, फर्टाइल कर देगा, यानी कि उसको अच्छी तरह से उसके अंदर फर्टिलाइजेशन ऐड कर देगा, ठीक है, फर्टाइल कर देगा। सो इंक्रीज द फर्टिलिटी, और वो क्या कर देगा, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देगा। किसकी फर्टिलिटी को, सोइल की फर्टिलिटी को। हम क्या ऐड करते हैं, हम मैन्योर ऐड करते हैं सॉइल में, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, है ना। तो जब वहाँ पर जो सोइल है जहाँ पर लावा आ रहा है, तो वो वहाँ के सोइल को अपने आप ही फर्टाइल कर देता है, हमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करने की नीड ही नहीं होती जब वो ठंडा होता है तब, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला है कूल लावा फ्रॉम द फर्टाइल क्रस्ट
सो इंक्रीज द फर्टिलिटी, और वो उस क्रस्ट की क्या बढ़ा देता है, फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, सो आई होप ये आपको वोल्केनो समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम को भी आप बना लेना। ओके, नाउ लेट्स मूव। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक कैसे आते हैं? अर्थक्वेक मीन्स शेकिंग और वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थक्वेक का मतलब क्या है? अर्थ की सरफेस पे वाइब्रेशन होना और अर्थ की सरफेस पे शेकिंग होना, इसको हम क्या कहेंगे? अर्थक्वेक कहेंगे। अब ये क्यों आता है? टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण आता है। ठीक है, अब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट कैसे होगी? या तो वो डाइवर्जेंट होगी या फिर ट्रांसफॉर्म होगी। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट कैसी होती है? इस तरह से, साइड वाइज। ठीक है, और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में अगर डाइवर्जेंट बाउंड्रीज अगर मूव हो रही है तो वो किस तरह से होती है? इस तरह से, यानी कि एक दूसरे के पास आके टच होके पीछे जा रही है, टच होके पीछे जा रही है। तो क्या हो रहा है? वेव जनरेट होगी। वेव जनरेट होंगी तो अर्थ की जो सरफेस है वो क्या होगी? वाइब्रेट करेंगी। ठीक है, जिसे अर्थक्वेक कहते हैं। सो मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण कौन सी मूवमेंट होगी? डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसके कारण क्या होगा? अर्थक्वेक आ सकता है। इट जनरेट movement of tectonic plates generate energy which causes these vibration और movement in surface। ये क्या जनरेट करते हैं? एनर्जी जनरेट करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है? वाइब्रेशन और मूवमेंट होता है किसमें? अर्थ की सरफेस पे। नेक्स्ट आता है एपिसेंटर। अब ये एपिसेंटर क्या होता है? द पॉइंट फ्रॉम वेयर वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक स्टार्ट इज कॉल्ड द एपिसेंटर। सपोज करो ये अर्थ की सरफेस है, इस सरफेस के नीचे इस पॉइंट पर क्या हो रही है? अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर वाइब्रेशन स्टार्ट हो रही है। यहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हो रही है और यहाँ से स्टार्ट होके ऊपर अर्थ की सरफेस तक जा रही है। और जब ये ऊपर अर्थ की सरफेस पे पहुंचेगी तो क्या करेगी? अर्थ की सरफेस मूव करेगी, वाइब्रेट करेगी, जिसको हम अर्थक्वेक कहेंगे। अब जिस पॉइंट से ये अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ था, जिस पॉइंट से वाइब्रेशन स्टार्ट हुई थी, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? एपिसेंटर कहेंगे। और जहाँ पर ये एपिसेंटर प्रेजेंट रहता है वहाँ पर अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, दीज वाइब्रेशन इन फॉर्म ऑफ वेव्स स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन। अभी ये जो वेव्स है ये क्या होंगी? ये जो वाइब्रेशन है ये वेव्स की तरह स्प्रेड हो जाएंगी हर जगह, और जैसे ही ये सरफेस पे पहुंचेगी और हमारी अर्थ सरफेस वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगी। These vibration move from depth to surface, make surface to move। अब ये डेप्थ में है, ये एपिसेंटर डेप्थ से सरफेस की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा? वाइब्रेशन फील होगी। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज डिफरेंट, इट डिपेंड्स ऑन। अब ये देखो, ये जो अर्थक्वेक हो रहा है, ये वाइब्रेशन हो रही है, तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ शेकिंग एट एपिसेंटर, यानी कि एपिसेंटर पर ये जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की वो कितनी है? जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी वाइब्रेशन की उतना ही ज़्यादा अर्थक्वेक की वाइब्रेशन, मतलब उतना ही ज़्यादा हमारी अर्थ की सरफेस वाइब्रेट करेगी, उतना ही ज़्यादा वो अर्थक्वेक डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ सरफेस फ्रॉम एपिसेंटर। दूसरा पॉइंट है किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। सपोज करो ये जो एपिसेंटर है ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। अब डेप्थ से सरफेस में आने पर क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा ना, वो धीरे धीरे अर्थक्वेक कम होता जाएगा। एपिसेंटर अगर डेप्थ में है और डेप्थ से सरफेस में आने पर क्या लगेगा? उसको टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा, साथ में जब ये इस पॉइंट से सरफेस तक पहुंचेगा तब तक इसकी वाइब्रेशन थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। या फिर सपोज करो इसका एपिसेंटर जो है वो गुजरात में है, गुजरात पे अर्थक्वेक आया है और गुजरात में ही इसका क्या है? एपिसेंटर है, तो वहाँ पर गुजरात में अर्थक्वेक के जो वाइब्रेशन होंगे वो ज़्यादा फील होंगे। अब ये जो अर्थक्वेक है इसकी वेव स्प्रेड कहाँ तक होगी? राजस्थान तक पहुँच गई। ये जो एपिसेंटर है अर्थक्वेक का, तो इसकी जो वाइब्रेशन है वेव्स की फॉर्म में कहाँ चली गई? अब राजस्थान पहुंच गई। तो इसका एपिसेंटर तो गुजरात में है, पहुंच ये गई कहाँ? स्प्रेड होकर कहाँ पहुंच गई? ये राजस्थान में पहुंच गई। तो गुजरात में वाइब्रेशन ज़्यादा होगा या राजस्थान में ज़्यादा होगा? एपिसेंटर तो इसका गुजरात में है तो गुजरात में ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, राजस्थान में तो वो पहुंची है और जब तक वो राजस्थान में पहुंचेगी तब तक उसकी वाइब्रेशन थोड़ी कम हो चुकी होगी। तो राजस्थान में थोड़े कम हमें वाइब्रेशन फील होंगे एज कंपेरिजन टू गुजरात। अब गुजरात में भी एपिसेंटर प्रेजेंट है तो ये अगर बहुत नीचे डेप्थ में है तो
कम वाइब्रेशन फील होंगे। अगर थोड़ा सा ये सरफेस के पास में है तो क्या होगा, ज़्यादा अर्थक्वेक हो सकता है, ज़्यादा अर्थक्वेक के वाइब्रेशन हमें फील हो सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अब ये जो मैं इंटेंसिटी वर्ड लिख रही हूँ ये क्या है, इसका मतलब क्या है, जो अर्थक्वेक की जो वाइब्रेशन है उसको हम पता कर ले कि ये कितना कोज कर सकते हैं, कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, उसको हम उसके अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कहते हैं। अब इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को हम किससे मेजर कर सकते हैं, सेस्मोग्राफ से इन रिश्टर स्केल। ये देखो ये दोनों वर्ड अलग अलग है, सेस्मोग्राफ और रिश्टर स्केल। सेस्मोग्राफ एक डिवाइस है जिसके ऊपर रिश्टर स्केल लगा रहता है। ये सेस्मोग्राफ जो होता है ना, ये एक डिवाइस होता है। जैसे ही अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस आते हैं तो उसके ऊपर इस डिवाइस के ऊपर है ना एक पेन लगा होता है और पेन के नीचे एक पेपर लगा होता है। अब वो पेपर है ना उस रोल पर मूव करता रहता है। अब जैसे जैसे वो पेपर, ये जो पेन है इस पेपर पे लिखता जाएगा वैसे वैसे नया पेपर आता जाएगा। तो ये क्या करता है, इस फॉर्म में इसके ऊपर ये जो पेन है इस पेपर के ऊपर ये जो ग्राफ है ये इसको ड्रॉ कर देता है। जैसे ही अर्थक्वेक आएगा उसकी वाइब्रेशन फील होगी और जब वाइब्रेशन फील होगी तो ये जो पेन है ये भी हिलेगा और जैसे ही पेन हिलेगा तो ये क्या ड्रॉ कर देगा, इस तरह की वेव्स को ड्रॉ कर देगा ये। और इस वेव्स की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है। और ये किससे पता लगाएंगे, रिश्टर स्केल। उसी के ऊपर रिश्टर स्केल लगा रहता है और वो रिश्टर स्केल क्या बताता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। अब देखो अगर रिश्टर स्केल में इंटेंसिटी लेस देन 2.5 होती है तो हमें अर्थक्वेक की वाइब्रेशन फील भी नहीं होती, कांट फेल्ट। ठीक है, अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 2.5 से 4 के बीच में है तो वो अर्थक्वेक वीक होता है, फील तो होती है लेकिन वीक होता है, कोई कॉजेस उसके या कोई डिस्ट्रक्टिव उसके कुछ नहीं होते। 5.5 अगर है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, अबव 6 है या 6 to 7 के बीच में है तो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, अगर अबव 7 है तो डिस्टेरियस हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी के बेसिस पर हमने बताया कि अगर इतनी इंटेंसिटी होगी तो अर्थक्वेक कितना डेंजरस हो सकता है। ठीक है, इसको हम किससे मेज़र करते हैं, सेस्मोग्राफ और रिश्टर स्केल से। सेस्मोग्राफ एक डिवाइस है, रिश्टर स्केल एक स्केल है जिसकी हेल्प से हम इस ग्राफ को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी यहाँ पर ये शो कर रहा है। और इसकी जो अर्थक्वेक है उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा और उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। फिर है पॉसिबल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थक्वेक। अब जो अर्थक्वेक के लिए पॉसिबल फैक्टर है वो कौन कौन से हैं, डिस्टर्बेंस ड्यू टू द नेचुरल इम्बैलेंस फ्रॉम मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स से। तो मैंने आपको बता ही दिया कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण ही क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। प्रेशर ड्यू टू द मैन मेड वाटर रिजर्व। अब आपने बहुत नीचे तक वाटर रिजर्वर लगा दिया, ठीक है, अर्थ की सरफेस के बहुत नीचे तक आपने वाटर रिजर्वर लगा दिया और उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो रहा है तो हमें हल्का सा वाइब्रेशन फील हो सकता है, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। फिर है मैन मेड एक्सप्लोजन्स। अब कोई एटॉमिक बम है, आपने उसको क्या कर दिया, नीचे सरफेस पे, अर्थ की सरफेस की डेप्थ में आपने उसको लगा दिया। अब जब वो एक्सप्लोजन होगा उसका तो बहुत धमाका होगा, धमाका तो होगा ही, साथ में हमारी अर्थ की जो सरफेस है वो भी वाइब्रेट करने लग जाएगी, तो उसकी वजह से भी क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। तो ये मैन मेड की वजह से और ये नेचुरल इम्बैलेंस की वजह से। ठीक है, टाइप ऑफ, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि राइट द टाइप ऑफ एजेस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ऑन विच प्लेट मैक्सिमम अर्थक्वेक अकर्स। यानी कि हमें टेक्टोनिक प्लेट्स के एजेस के बारे में बताने हैं कि कौन कौन से एजेस हो सकते हैं और कौन सी प्लेट पे जो अर्थक्वेक है वो मैक्सिमम होता है। सो 3 टाइप के मैंने आपको बताए हैं, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और कंजर्वेटिव। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री जिसको हम बोल रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और कंजर्वेटिव। जब भी आपसे अगर एजेस के बारे में पूछ ले तो आप कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और कंजर्वेटिव लिखोगे और जो मैक्सिमम अर्थक्वेक होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक नोट डाल के लिखा है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू अर्थक्वेक रिस्क। इंडिया को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, किसके बेसिस पर, अर्थक्वेक के रिस्क के बेसिस पर। यानी कि कहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, और भी जगह पर आते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर आते हैं,
अब तक जो मैक्सिमम अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा कहाँ पर आए हैं उसके बेसिस पर हमने ये इंडिया को डिवाइड किया है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल, यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क रहता है अर्थक्वेक आने का। सेकंड है पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मिनिमम रिस्क रहता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर अर्थक्वेक। नेक्स्ट इज सुनामी। अब सुनामी क्या है? ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग है सेस्मिक सी वेव्स, सेस्मिक सी वेव। ठीक है, अर्थक्वेक अब ये आता कैसे है? अगर अर्थक्वेक मोर देन 7 यूनिट है, अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मोर देन 7 है, अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो मोर देन 7 है अंडर द सी, एट द बॉटम ऑफ द सी, सी के बॉटम में, तो क्या होगा? वेव्स जनरेट होंगी और हाई एनर्जी की जनरेट होगी, क्योंकि 7 से ज़्यादा इंटेंसिटी है उस अर्थक्वेक की। और जब 7 से ज़्यादा इंटेंसिटी होती है तो वो कैसा होता है? डेंजरस होता है ना। तो जब 7 से ज़्यादा इंटेंसिटी होगी अर्थक्वेक की सी के बॉटम में, तो क्या होगा? हाई एनर्जी की जो वेव्स है वो जनरेट होगी, एंड विच कॉजेज द हैवी डैमेज टू कोस्टल एरिया, और जो कि क्या कर सकती है? हैवी डैमेज कर सकती है कोस्टल एरिया को। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। सुनामी मूव्स फ्रॉम दी ओरिजिनेटेड सेंटर इन 2 डायरेक्शन। अब जब सुनामी जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ से वो 2 डायरेक्शन में जाती है। सुनामी मूव्स फ्रॉम दी ओरिजिनेटेड सेंटर इन 2 डायरेक्शन, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई वहाँ से वो 2 डायरेक्शन में मूव करेगी। 1 टुवर्ड द डीप सी, एक तो वो डीप सी की तरफ मूव करेगी, दूसरी वो शोर की तरफ मूव करेगी। एक तो डीप सी की तरफ मूव करेगी और दूसरी शोर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, द सुनामी विच रन टुवर्ड द शोर, जो शोर की तरफ जा रही है वो क्या करेगी? डिस्ट्रक्टिव कॉजेस होंगे उसके। अगर कोई सुनामी, जो सुनामी है जैसे कि ये सी है, इसके बॉटम में जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है वो 7 से ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगी? हाई एनर्जी की वेव्स को जनरेट करेगी। तो यहाँ पर क्या जनरेट होगी? सुनामी। अब ये जो सुनामी है या तो ये बॉटम में चली जाएगी या फिर ये शोर की तरफ मूव करेगी, और जब ये शोर की तरफ मूव करेगी तो ये क्या कर सकती है? डिस्ट्रक्टिव कॉजेस को कर सकती है। इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे? बिल्डिंग्स को, ह्यूमंस को, एनिमल्स को एट कोस्टल एरिया सफ़र हैवी लॉसेस। ये इन सभी चीज़ों को क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा लॉस होता है। बिल्डिंग भी ख़त्म हो सकती है, एनिमल्स को भी नुकसान हो सकता है, ह्यूमन बींग्स की भी लाइफ खतरे में आ सकती है। इस तरह से ये सारे हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। किसकी वजह से? सुनामी की वजह से। डेब्रिस हिट वेरी हार्ड एट डीप इन द कोस्टल एरिया विच कम्स अलोंग द सुनामी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? हमें पहले से पता लग जाता है कि सुनामी आने वाली है, तो हम क्या करेंगे? वहाँ से प्लेस को खाली करवा देंगे। लेकिन स्टिल जो ऐसी चीज़ें हैं जो मूव नहीं कर सकती, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गया, इन चीज़ों को तो हम मूव कर नहीं सकते। हमारे हाउस हो गए, इनको भी हम मूव नहीं कर सकते, तो क्या होगा? इनको तो नुकसान होगा ही, लेकिन हम एनिमल्स को, ह्यूमंस को जो मूव कर सकती है उनको हम बचा सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स इट्स अकरेंस कैन बी नोन much easier and dangerous area cleared and people can move to the safer place but immovable property still damage। ठीक है, जो मूव कर सकती है वो तो बच जाएगी और जो मूव नहीं कर सकती वो डैमेज हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। और उसके बाद देखो ये डाटा है, ये आपको याद रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशेनोग्राफी डिस्कवर्ड द सबमर्ज्ड हार्बर इन डोलावीरा। डोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। दिस हार्बर वाज द बिगेस्ट हार्बर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसकी सबसे बड़ी हार्बर थी ये। ठीक है, जो कहाँ मिली थी हमें? जो मिली थी डोलावीरा में, गुजरात में। इट बरीड ड्यू टू द सुनामी, और ये डूब गई थी किसके कारण? सुनामी की वजह से। तो ये आपको डाटा याद रखना है। ठीक है, सो यहाँ पर ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में, in this lecture we have studied about the internal tectonic forces। internal tectonic forces में volcano, earthquake and tsunami। वोल्केनोस किसकी वजह से आ रहा था? जब जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो या तो क्या कर रही है? एक दूसरे की तरफ मूव करके एक रॉक बनाएंगी, तो वो तो रॉक फॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन वो एक दूसरे की तरफ मूव तो कर रही है और एक के नीचे
दूसरी आ गई, तो ये जो नीचे आई है ये क्या बन जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा मेंटल की वजह से और मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। और कहीं पर भी अगर अर्थ की क्रस्ट में क्रैक आ रखा है तो उस क्रैक में से वो वोल्केनो इरप्ट हो जाता है, जिसे हम ज्वालामुखी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वोल्केनो का डिस्क्रिप्शन था। फिर था अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इसकी वजह से आ रहा है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो या तो इस तरह से मूव कर रही हैं या फिर वो इस तरह से साइड वाइज कोलाइड कर रही है, तो इससे भी क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक आएगा। इससे अर्थ की सरफेस पे वाइब्रेशन जनरेट होगा, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। फिर आता है सुनामी। अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 7 से ज़्यादा है सी के बॉटम में, तो क्या होगा, वहाँ पर हाई एनर्जी की वेव जनरेट होंगी, जिसे हम सुनामी कहते हैं। अगर ये शोर की तरफ मूव कर रही है तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है ह्यूमन की लाइफ को, एनिमल्स को, बिल्डिंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हमें इसको हम पहले से ही पता लगा सकते हैं, और जब अगर हमें पहले ही पता लग जाएगा तो हम वहाँ के प्लेस को खाली करवा देंगे। और लेकिन जो इमूवेबल चीज़ें हैं जैसे कि बिल्डिंग्स हो गया, तो उनको तो डैमेज होगा ही होगा, लेकिन हम किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सुनामी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।